नमस्कार साथियों। आज की क्लास में जीके जीएस से संबंधित नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आज का जो पेपर है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम का भी हाल ही में कंडक्ट कराया गया एग्जाम पेपर है, जो कि आपके सामने ओरिजिनल फॉर्म में दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यौगिक के अणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1 और कथन 2। तो देखिए यहाँ पर जो यौगिक के अणु के संबंध में आपके पास दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, किसी यौगिक के अणु में कम से कम दो भिन्न तत्वों के परमाणु होने चाहिए। और कथन 2 है, ओजोन यौगिक का एक अणु है क्योंकि इसमें कई ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो जब बात होती है किसी यौगिक की, तो यौगिक में दो या दो से अधिक अणु होते हैं और भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। एक ही सेम नहीं होता है इसमें, ये उसी को हम यौगिक बोलते हैं। तो इस प्रकार से यौगिक की जो संरचना होती है, यौगिक की एक संरचना होती है, इसके जो अणु होते हैं इसमें एक, दो या दो से भिन्न, मीन्स ये अलग होने चाहिए। यौगिक में जो परमाणु है वो अलग अलग होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, ओजोन यौगिक का एक अणु है, तो पहली बात तो ओजोन यौगिक का एक अणु है क्योंकि इसमें कई ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ओजोन ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है, एक एलोट्रॉप है, ना कि एक अणु है। तो यौगिक का एक अणु बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहां यौगिक शब्द आ जाए तो वहां पर दो या दो से भिन्न तत्वों के परमाणु होने चाहिए, जबकि ऑक्सीजन ही केवल ओजोन में होती है, क्योंकि हम O3 मीन्स OOO, 3 O ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से यौगिक में क्या होता है, दो भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा भिन्नता है नहीं, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन ही है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो ऑप्शन 2 है, कथन 2 है, यह गलत हो जाता है और आंसर 2 सही हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमरजीत दिलीप से 5 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि दिलीप किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अमरजीत और दिलीप मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो बात हो रही है अमरजीत की। तो अमरजीत है दिलीप से कितना? 5 गुना तेज। और दिलीप यदि किसी काम को 25 दिनों में करता है, जब दिलीप किसी काम को 25 दिनों में करता है तो अमरजीत इससे है 5 गुना तेज, तो यह 5 ही दिन में कर लेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अब यदि दोनों का एक दिन का काम हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा? 1/5 प्लस 1/25। 25 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 6/25। तो इस प्रकार से एक दिन का काम है, तो एक पूरा काम करने में जो लगा समय होगा 25/6 होगा। अब 25/6 हम देखते हैं कि जब 6 का भाग 25 में देंगे तो 4 सही 1/6 मीन्स 4 कंप्लीट 1/6 आता है, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वैज्ञानिक एक बंद कंटेनर में 50 ग्राम मरकरी ऑक्साइड को गर्म करके एक प्रयोग करता है। गर्म करने के बाद यह मरकरी और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है। उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? केवल 50 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ऑक्सीजन के द्रव्यमान को जाने बिना इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। 50 ग्राम से अधिक क्योंकि ऑक्सीजन गैस निकलती है, 50 ग्राम से कम क्योंकि मरकरी ऑक्साइड अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है मरकरी ऑक्साइड की। मरकरी ऑक्साइड मर्क्यूरस ऑक्साइड होगा ये, तो इसकी बात हो रही है। और इसको गर्म करेंगे तो मरकरी बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। तो देखिए यहाँ पर आप कितना भी कुछ भी गर्म करें, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो मास होता है, तो 50 ग्राम द्रव्यमान है मीन्स मास है, वह आप गर्म करो चाहे कुछ करो, लेकिन वह द्रव्यमान सिर्फ अपना रूप चेंज करेगा, उतना ही रहेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, और इसको दिया था 1789 में एंटोनी वॉन लेवोसियर ने। और एंटोनी वॉन लेवोसियर को ही केमिस्ट्री का फादर कहते हैं, केमिस्ट्री का, आधुनिक केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार से
पहला ऑप्शन ही केवल सही हो जाएगा, केवल 50 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। एक ठोस बेलन का आयतन 40,194 घन सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 29 सेंटीमीटर है। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए, बेलन इस प्रकार से होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो सिलेंडर होते हैं आपके घरों के, एलपीजी सिलेंडर, तो सिलेंडर को बेलन बोलते हैं। तो इस बेलन का जो आयतन है ये दिया गया है 40,194 cm³ और ऊंचाई है 29 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैथ का यह नियम होता है, गणित का यह नियम होता है कि जो पूछा जा रहा है उसका यदि आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो क्वेश्चन होने में कठिनाई होगी। देखिए, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया, यह कितना होता है? 2πr और h+r। यह सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर 2 तो दिया ही गया है, पाई का मान 22/7 रख देंगे, r का मान दिया नहीं गया, h का मान दिया गया है 29 सेंटीमीटर। अब b से हम क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से r निकल आएगा, πr² h का फॉर्मूला लगा करके, क्योंकि आयतन का जो फॉर्मूला होता है यह होता है πr² h। तो इस के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, r निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे अभी आपके सामने हम बताते हैं। तो देखिए, यहां पर बेलन का आयतन जो कि 40,194 सेंटीमीटर³ है और हाइट है 29 सेंटीमीटर। आयतन का सूत्र लगाया πr² h, p की जगह मीन्स आयतन की जगह 40,194 रखा, पाई के स्थान पर 22/7 रखा, r² निकालना है और 29 h है। तो r जब सॉल्व करेंगे तो यह आती है 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर आती है, इस 21 सेंटीमीटर का मान हम लोग इसमें रख देंगे 2πr और h+r में। यहां पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि बताया गया है 2πr h+r सूत्र होता है। तो इसमें 2 रख दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया, r की जगह पे 21 रख दिया और इसको 21 + 29 कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 6600 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन होगा 6600 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि इस प्रश्न के ऑप्शन 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मिथिला चित्रकला, जिसे मधुबनी लोक कला के रूप में भी जाना जाता है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, मिथिला चित्रकला हो या मधुबनी पेंटिंग हो, यह बिहार की फेमस पेंटिंग है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग मीन्स होता है जियोग्राफिक इंडिकेशन। इसका मतलब है कि कोई भी जो वस्तु है जिसका उत्पादन हो रहा है यह अपने आप में यूनिक स्थान रखती है, अद्वितीय स्थान रखती है देश में। तो इसको भारत सरकार ने जीआई टैग भी प्रदान किया है। तो यहां से यदि आप देखते तो मिथिलांचल में है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाता ऑप्शन 2 बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। 2/9 गुणित 27/10 धन 9/5 ऋण 5 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि बॉड मास के रूल के अनुसार सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट खोलना पड़ता है। तो ब्रैकेट हमने खोल लिया और सीधा सीधा इसको लिख देंगे 9/5 ऋण 5, इतना लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब ब्रैकेट हो जाता है, ऑफ हो जाता है, फिर उसके बाद डिवाइड वगैरह करते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। फिर उसके बाद डिवाइड तो यहाँ पर होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये दिया नहीं गया। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे या इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसा होता है, 9 3 27 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। इसके बाद हमें जो इक्वेशन यहाँ पर प्राप्त हो रही है 3/5 और ऋण 5, तो इसको भी 1 लिख लिया। 5 एलसीएम लेंगे, 5 से तो 5 कट गया, 3 बचे, यहाँ पे 5 से 5 कट गया, ये 9 बचे, और ये 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 बचे, 5 का 5 में गुणा करो तो 25 आता है। इस प्रकार से 25 ऋण 25 और धन 12, इन दोनों को जोड़ करके 12 आता है 5।
25 में से जब 12 को घटाएंगे, क्योंकि ये ऋण का 25 है, तो यह आएगा ऋण 13/5। इस प्रकार से ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 55 किलोमीटर की चाल से बिंदु ए से बी तक यात्रा करता है और अपनी पिछली चाल में 50% की वृद्धि करके उसी मार्ग से ए पर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले अभी आपको हाल ही में जब मैंने बताया था कि जब तक आपको सूत्र नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन मैथ का होने में बड़ी कठिनाई होगी। तो आपको सूत्र रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग नर्सिंग के विद्यार्थी हैं तो मैथ तो इतना आप पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन आप इसके बिना सिलेक्शन लेने की भी कल्पना ना करें, क्योंकि मैथ इसमें अच्छी स्तर से आती है आजकल। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो औसत चाल का सूत्र होता है, औसत चाल का ये होता है 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2। मीन्स पहले दो चालों का दोगुना करके उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का दोगुना करना है और दोनों को नीचे जोड़ देना है। अब हम देखते हैं कि पहली तो b1 दी गई 55, ठीक है, तो बिंदु ए से बी तक गया आदमी, लेकिन जब लौटा इसने क्या किया है कि 50% ज्यादा चाल से आया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब 55 का 50% ज्यादा चाल से आया है, 55 तो वो पहली वाली हो गई, अब 55 का 50% इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो b1 तो ये हो गई, b2 देखते हैं, ये 27.5 आया। 55 और 27.5 जब जोड़ेंगे तो यह आता है 5 2 7 12 72.5। एक मिनट, 82.5 आएगा, ये आ गया B2। अब वही हमारा फॉर्मूला है B1 B2 2 B1 मीन्स 55। इसको दूसरी जगह पे करते हैं, सूत्र रखेंगे 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2। तो 2 लिख लिया, b1 55 लिख लिया, b2 82.5 लिख लिया और ये b1 55 लिख लिया, b2 82.5 लिख लिया। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए आपको इस प्रकार से जब इक्वेशन बड़ी हो, सॉल्व करने में कठिनाई आए तो उसको बड़े सावधानी से सॉल्व करें। पहले तो इसको जोड़ देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 82.5 आया, जब इसको जोड़ा तो 0.5 तो पहले ही लग गया इसमें, 5 2 7 हो गए, 8 2 10 और 11, 8 5 13 13 5 2 7 13, तो 1375 आया। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखेंगे तो 82.5 है, दशमलव से दशमलव कट गया, तो ये 825 बचे, ये 1325 बचे। अब करेंगे क्या कि देखिए होता क्या है कि 13 है ये, तो 13 का भाग देने की कोशिश करेंगे, कहीं इसमें जा तो नहीं रहा है। तो देखते हैं कि 13 पंचे 65, 13 छंग 78, 13 सते 91। तो 91, 13 सते 91 क्या होता है, 82 से ज्यादा होता है। जैसे अभी मैंने बोला आपको कि ऊपर लिखा है 825 और नीचे लिखा है 1375, तो 13 को आप मानिए और इसको 82 मानिए। तो 13 पंचे 65, 13 छंग 78, 13 सते 91, 91 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो 13 छंग 78, 6 बार ये देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 6 पंचे इसका गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30, 6 सते 42, 43 44 45 और 6 3 12 और 6 8 48, 6 3 12, 6 एकम 6, 6 2 8। ये पूरा पूरा यहाँ से कट रहा है, कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। इतना बचा हम लोगों के पास इंटू 0.6, ठीक है। इस प्रकार से जो इसका, अब ये कितना होता है, 55 110 होगा, 55 गुणित 2 110 होगा, ये 0.6 हो गया। ये तो 11 छंग क्या होता है, 66 होता है, और एक दो दशमलव लगा है, ये 0 से हट जाएगा, क्योंकि जब 0 और दशमलव के बाद चूंकि संख्या है तो 11 छंग 66, क्योंकि इस प्रकार से 660 आता तो एक दशमलव लगा दिया, तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाता है।
तो ऐसे आपको ट्रिक से इस प्रकार से हल करना है, क्योंकि यदि आपने इसको सॉल्व करने में, इक्वेशन करने में या सरल करने में ध्यान नहीं दिया तो ये इक्वेशन आपकी बहुत कठिन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद की बात हो रही है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन। मौलिक अधिकार किसी का हनन हो रहा है, उसमें जो रिट्स जारी होता है हाईकोर्ट के द्वारा, यह होता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समानांतर सिनेमा आंदोलन की अगुवाई करने वाले प्रशंसित भारतीय फिल्म निर्माता का 23 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। मृणाल सेन, अदूर गोपाल कृष्णन, सत्यजीत रे एंड श्याम बेनेगल। तो यहाँ पर जो समानांतर सिनेमा की बात हो रही है, तो इसकी अगुवाई करने वाले जो फिल्म निर्माता थे, इनका नाम था श्याम बेनेगल, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल गैमीट? फीमेल गैमीट के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? द फीमेल गैमीट egg cells is large, motile and not contains stored food. The female gamete egg cell is small, motile and not contains stored food. The female gamete egg cells is small, motile and contains stored food. The female gamete egg cell is large, non-motile and contains stored food. तो देखिए होता क्या है कि जो स्पर्म होता है यह तो ओवम के पास आता है, चल करके आता है और इतना भाग कट जाता है, केवल इतना एक्रोसोम इसके अंदर चला जाएगा। जब चला जाएगा तो ये कई दिनों का भूखा होता है, थक कर आता है, तो इसको तुरंत खाने पीने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी यहाँ पर जो पीछे के भाग में इसकी जो बीच का पार्ट होता है, जिसको हम मिड पार्ट या बॉडी भी मिड पार्ट कहते हैं, मिड, इसमें क्या होता है, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया लगी होती है, इसके बैटरी के समान कार्य करती है। अब बैटरी बची नहीं है, खाना पीना किससे खाएगा, तो इसलिए ये जो होता है मीन्स फीमेल गैमीट एग सेल, ये अपने अंदर खाना स्टोर रखता है। वैसे भी आपने देखा होगा फीमेल्स हैं तो खाना बनाने का उनका काम होता है जनरली, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि फीमेल गैमीट होता है, ये नॉन एग सेल लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है क्योंकि एक ही जगह स्थिर रहेगा, एंड कंटेन्स स्टोर्ड फूड, और इसमें स्टोर फूड रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो